तो टॉपिक चल रहा है इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 1857 टू 1919। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लेक्चर पार्ट 3 है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ लेना, बट लास्ट पॉइंट पे ध्यान से पढ़िए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी अगर जरूरत है काउंसलिंग की तो आप उन्हें पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म फिल करने के लिए, जो चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना है क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला एनार्किकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो कि 1919 का है वाज पॉपुलरली नोन एज, तो डेट से भी आप बता सकते हो कि ये रॉलेट एक्ट के बारे में बात हो रही, जिसको ऐसा बोला गया। ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। Popularly known as Rowlatt Act was a legislative council act passed by the Imperial Legislative Council। कहाँ, दिल्ली में, कब, मार्च 1919 में। The act indefinitely extend the emergency measures of preventive indefinite detention, मतलब कि आपको नहीं, मतलब उस टाइम पे किसी भी इंडिविजुअल को वो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिटेन कर लेते थे। इनकार्सिरेशन विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह डकैती, क्या बारह डकैती वाज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये कहाँ पे थे, कौन सा बारह डकैती? बॉम्बे कर्नाटका नहीं, पंजाब बिल्कुल नहीं, ईस्ट बंगाल बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि बारह डकैती कहाँ पे था, ईस्ट बंगाल में, ढाका में टू बी प्रिसाइज। देखो ध्यान से, ढाका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। बारह डकैती वाज ऑर्गेनाइज बाई ढाका अनुशीलन अंडर Pulin Das to raise fund to revolutionary activities. Revolutionaries attacked the residence of the जमींदार of बारा, जिसको बारह डकैती बोला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट, क्या इंटरनेशनल इवेंट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी से पहले कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट ने इन्फ्लुएंस किया नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? तो इटालियन एबिसिनियन वार 1898 का, बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड और विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया जापानीज वार। ये चारों के चारों इवेंट ने इन्फ्लुएंस किया था नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे किया था और डिटेल में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इटालियन एबिसिनियन वॉर जो है 1898 का, इसने क्या किया, जिसको अभी का यूथोपिया है, क्या हो, जिसको पहले एबिसिनियन बोलते थे ना, वो आज का यूथोपिया है। क्या हुआ कि इटालियन इन्वेजन हुआ किसका, यूथोपिया का, इन 1898, कैप्चर किया अटेंशन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। द इन्वेजन एक्सपोज द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ द यूरोपियन पावर एंड देयर डिसरिगार्ड फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ स्मॉलर नेशन, सर्विंग एज अ रिमाइंडर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो इस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस किया नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। सेम मैनर में बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना जो कि है 1899 और 1901 से 1 तक, द बॉक्सर रिबेलियन अगेंस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड क्रिश्चियनिटी इन चाइना रेजोनेटेड विद इंडियन फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। द रिबेलियन हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेन डोमिनेंस और स्पार्क डिस्कशन अबाउट एंटी इंपीरियलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसी तरीके से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड ने कैसे इन्फ्लुएंस किया कि द आयरिश स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लेट 19th और अर्लीस्ट 20th सेंचुरी इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट। द आयरिश मूवमेंट इज टैक्टिक्स एंड चैलेंजेस वेर ऑफन कंपेयर्ड टू दोज फेस्ड बाय इंडियंस, फॉस्टरिंग सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है, कभी कभार जल्दी बोलते बोलते टंग ट्विस्टर हो जाता है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट की विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया जापानीज वार, तो इससे भी हमारा नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ। कैसे, जापान विक्ट्री इन रशिया जापानीज वार जो कि चला 1904 से 1905 तक, showed that an Asian nation could successfully challenge a European power. This boosted the self-confidence of Indians and led them to believe that they too can confront British colonial rule. Okay, next question आपके सामने, what was common among मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला और वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय? इन चारों में क्या कॉमन है? तो ऑल ऑफ देम वेयर लीडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, नहीं। एम बरकतुल्ला वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द रेस्ट वेयर मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ देम वेयर अमंग द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द
फ्रीडम मूवमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इन सब के बारे में बिल्कुल ठीक है। देखो अब सबके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं कि बिकाजी रुस्तम कामा held a significant role in India's fight for independence. 22 अगस्त 1907 को सी अचीव्ड द हिस्टोरिकल फीट ऑफ रेजिंग द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। कहाँ पे? ईस्टगर्ट जर्मनी। ठीक है। अगला अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला, क्या नाम था उनका पूरा? अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर हु फेल्ट अलाइन विद द पैन इस्लामिक मूवमेंट। वहीं पे वाराह नेरी वेंकटेसा सुब्रमण्यम अय्यर की बात की जाए तो हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु वाज एन इंडियन पेट्रियट हु एक्टिवली अपोज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही शेयर्ड हिज टाइम विद फेलो रिवोल्यूशनरीज जैसे कि सुब्रमण्यम भारती और वीओ चिदम्बरम पिल्ली हु एडवोकेटेड फॉर मोर मिलिटेंट अप्रोच टू रेजिस्ट द ब्रिटिश प्रेजेंस। अब 20th सेंचुरी में बात किया जाए तो एम एन रॉय इमर्ज एज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी रेडिकल कंपेनर और पॉलिटिकल थियोरिस्ट। Along with being a distinct philosopher, Roy played a pivotal role in stabilizing both the क्या मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये था एम एन रॉय का कंट्रीब्यूशन। होपफुली चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताओ। पहला, मासिव डेमोन्स्ट्रेशन वेयर हेल्ड इन बंगाल, बिल्कुल। हड़ताल वाज ऑब्जर्व इन कलकत्ता, बिल्कुल। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मॉडरेट्स बट वाज टेकन ओवर बाय द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट लेटर स्टेज, एकदम सही बात है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गए। जेनरिक चीज है इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जेनरिक चीज हमने कई बार पढ़ा है, बोलो हाँ ना, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चलो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है। पहला, जलियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन एन अनआर्म्ड क्राउड, बिल्कुल सही बात है। द ट्रूप्स वेयर अंडर द कमांड ऑफ द जनरल डायर, एकदम सही। द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग टू द पीपल बिफोर ओपनिंग फायर, बिल्कुल सही। तीनों की तीनों जेनरिक स्टेटमेंट है और करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डेट याद है आपको, 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने क्या किया, अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जनरल डायर ओपन फायर किया ऑन लार्ज गैदरिंग ऑफ अनआर्म्ड सिविलियन हु हैड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग मैसेकर। बाग कहाँ पे? अमृतसर में है। द crowd had gathered for a peaceful protest against the repressive Rowlatt Act imposed by the British colonial authorities. ओके, दूसरा और तीसरा सारे के सारे सही है, आपको मालूम ही है। जेनरिक चीज है इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। दादा भाई नौरोजी दैट what was being drained out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India, बिल्कुल। अभी हमने डिटेल में देखा था कि करीब 30 से 40 मिलियन यूरो इंडिया से बाहर जा रहा था और लगभग केवल 2.5 लाख 2.5 लाख यूरो जो है इन्वेस्ट हो रहा था वापस इंडिया में, समझ रहे हो। तो इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने एक्सपोज किया, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दूसरा, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, imperialists believe that India was brought into the large capitalist world market and that was in itself a progress towards modernization। तो ये तुक देते थे क्या करने का, कि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं इंडिया में, ये लाकर क्या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट लाकर, तो जो कि बिल्कुल ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। एकदम क्लियर है क्या आपको? ओके, तो ही प्रपोज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन 1867, कई बार देख चुके हैं इसलिए अब आगे जाएंगे। अब ठीक है, सारा कुछ देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि नेशनल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी कैसे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक लिखकर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को एक्सपोज किया था। और आरसी दत्ता साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टाइटल द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। वहीं पे राजाजी पालमे दत्त साहब ने लिखा सेवरल बुक्स ऑन द कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया सच एज इंडिया टुडे और इंडिया अ नेशन। ये सारा कुछ किसने लिखा? आरपी दत्त साहब ने लिखा। आरसी दत्त का देख लिया, दादा भाई नौरोजी साहब का देख लिया। तो ये सारे के सारे क्या थे? नेशनल क्रिटिक थे कॉलोनियल इकोनॉमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल इन 1905 इज करेक्ट, आर करेक्ट। फिर से आ गया क्या? स्वदेशी मूवमेंट कब? बंगाल में 1905 में। 2 स्टेटमेंट है। पहला, इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ समिति, बिल्कुल सही है।
इट वॉज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू लेबर स्ट्राइक, ये भी ठीक है। आगे, इट एडवोकेटेड इट एडवोकेटेड अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प या फिर आत्मशक्ति, बिल्कुल ठीक। इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन नेशनल स्कूल वेयर स्टेब्लिश, ये भी हमने देखा एकदम। तो चारों के चारों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, हमने देख लिया, जेनरिक चीज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर करेक्ट, है ना। तो पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है हमें। पहला, INC was formed in Bombay in 1885, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC was WC बनर्जी, एकदम सही। पहला और दूसरा दोनों सही है, कई बार हमने देख लिया है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, INC बनी थी कहाँ, बॉम्बे में, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 28, 1885 को फर्स्ट जो मीटिंग थी वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चली थी, है ना। 72 डेलीगेट से, जिसका 3 एजेंडा था, याद है वो, अगर आपको पूरा डिटेल में हमने देखा। और इसके प्रिसाइड किसने किया था, WC बनर्जी साहब ने, है ना। वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह की बात करें, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, चंपारण रीजन हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी प्लांटर डिसकंटेंट और एजिटेशन, ठीक है। महात्मा गांधी के ऑल इंडिया पब्लिसिटी टू दी ग्रीवेंसेस ऑफ चंपारण कल्टीवेशन, एकदम ठीक। द कल्टीवेटर्स ऑफ द चंपारण हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चंपारण के जो पीजेंट्स है ना, उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ना कि एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर। तो तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर आ जाएगा बी। ओके, डिटेल देखते हैं। पहला सही है, पता ही है, और दूसरा भी सही। तीसरा गलत क्यों है? द मेन इशू इन चंपारण वाज द फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, नॉट टैक्सेशन ऑन शुगर। ध्यान रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा देखो ध्यान से, जो चीज हमने ऑलरेडी किया है और जेनरिक चीज है, उसको हम जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आपने पहले के लेक्चर ना देखे हो, तो इन दैट केस पहले उनको देखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा कमजोर है, बस यही देखना है, वो तो आता है मेरे को अच्छे से। इन दैट केस एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करना है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है। इज दैट क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन द इंडिया। होम रूल मूवमेंट का फीचर जो है चारों में से कौन सा नहीं है? बाइकॉट एंड पिकेटिंग, बिल्कुल एवरीबॉडी। बाइकॉट एंड पिकेटिंग हमने कब देखा था? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे देखा था। ये होम रूल मूवमेंट का फीचर नहीं था, तो हमसे नहीं था यही पूछा था, तो हमारा आंसर मिल गया एक। अब बाकी तो होगा, तो उनको भी देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कि 2 सेपरेट होम रूल लीग रेदर देन 1 ऑल इंडिया होम रूल लीग ऑर्गेनाइज किया गया था, एकदम सही बात है। एक पैन इंडिया के लिए और एक इधर बॉम्बे साइड के लिए। अगला, सेटिंग अप ऑफ डिस्कशन ग्रुप एंड रीडिंग रूम, एकदम। सेल और कैलकुलेशन ऑफ पेम्पलेट, ये भी तीनों के तीनों फीचर है किसके? होम रूल लीग के। लेकिन पहला नहीं है, बाइकॉट एंड पिकेटिंग किसका था? स्वदेशी मूवमेंट का फीचर था, ठीक है क्या? ओके, तो दीज वेर फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या क्या? बाइकॉट और पिकेटिंग वेर नॉट फीचर ऑफ द होम रूल लीग, बट दीज वेर फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन। और साथ में स्वदेशी में भी बाइकॉट और पिकेटिंग यूज होता था, है ना। ओके, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1920। होम रूल लीग के बारे में सारी डिटेल की। वार टाइम मिजरीज कॉज्ड बाय हाई टैक्सेशन एंड अ राइज इन प्राइसेस, तिलक एंड एनी पेशेंट रेडी टू एज्यूम द लीडरशिप, द मूवमेंट स्टार्टेड विद ग्रेट विगोर, ठीक है। अब दो इंडियन होम रूल लीग बना, वेयर ऑर्गेनाइज ऑन द लाइंस ऑफ द आयरिश होम रूल लीग एंड दे रिप्रेजेंट द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। The league campaign aimed to convey to the common man the message of home rule, मतलब self government. The movement used a variety of methods, including setting up discussion group and reading rooms, selling and circulating pamphlets, और organizing public meetings. ये सारे के सारे फीचर थे होम रूल लीग के। Next, which one of the following explain the meaning of the safety wall theory in the context of Indian movement? मतलब ये INC जब बनी थी तो उसको हम क्या मतलब उसको उस टाइम पे बोला जाता था सेफ्टी वॉल थ्योरी। वो एसोसिएटेड था फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ऐसा क्यों? चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? पहला, अ थ्योरी दैट द कांग्रेस वाज फाउंड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस, बिल्कुल ठीक है, यही हमने बताया आपको और यही करेक्ट हो गया, पहला ही मिल गया, बाकी गलत हो जाएगा फिर, है ना। दूसरा बोला थ्योरी दैट द कांग्रेस वाज फाउंड एज अ सेल आउटलेट टू हॉस्टल, नहीं। चल मिल ही गया हमें आंसर, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि इसका करेक्ट है। देखो, safety wall theory was first proposed by R. Palm Dutt, a Marxist historian.
दत्त साहब ने अर्ज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस इन ऑर्डर टू चैनल द ग्रोइंग discontent of the Indian people into a safe and non-violent outlet. This would help to prevent the Indian people from restoring to more radical method of protest जैसे कि violence. Okay. Next, the headquarter of Ghadar Movement Party कई बार देख लिया, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट? ठीक है। गदर पार्टी के बारे में सबको पता है कि 1913 में बनी थी भाई सोहन सिंह भाकना. It was initially called Pacific Coast Hindustan Association. It published newspaper जिसका नाम था गदर. युगांतर आश्रम was its headquarter और ऑर्गेनाइजेशन was dissolved कब 1948 में. Next, which one of the following was not a demand made by Congress moderate? तो नॉट ध्यान रहेगा, नॉट ये पूछा है, कांग्रेस मॉडरेट्स के द्वारा कौन सा डिमांड नहीं माना गया था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मांगा दे गया था तो नहीं मिलेगा, याद कीजिए, वो सुना होगा आपने लालू साहब का पार्लियामेंट में, है ना, कि नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा. दूसरा, रिपील ऑफ द आर्म एक्ट मांगा गया था, बिल्कुल तो मिला, बिल्कुल, है ना. नहीं, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ये भी मांगा गया था. हायर जॉब्स फॉर इंडियन इन द आर्मी ये भी. तो ये तीनों के तीनों क्या थे, डिमांड्स थे किसके, कांग्रेस मॉडरेट्स के, बल्कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी डिमांड नहीं था. क्लियर है क्या आपको? ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका. देखिए ध्यान से, द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी was not a part of Congress moderate agenda during the early 20th century. They primarily focus on the political reforms, repealing oppressive laws, extending the land revenue system और increasing employment opportunity for Indians. कहाँ पे, मिलिट्री में. Next, the following item consist of two statement. बताइए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 फटाक से करते हैं. पहला, नॉन कॉपरेशन बिगन इन पंजाब विद द स्टूडेंट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय इन जनवरी 1921. बिल्कुल, पंजाब में कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 1921 में, इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, सॉरी, इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय. सेकंड है कि द सिख डोमिनेटेड सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड वाज स्टीयर्ड बाय द पावरफुल अकाली अफसर. बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन क्या एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा क्या, बिल्कुल नहीं. तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, है ना. डज नॉट प्रोवाइड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट. दोनों के दोनों सेपरेटली करेक्ट स्टेटमेंट है कि द सेंट्रल कंट्री साइड ऑफ पंजाब विच हैड अ सिख मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज इंडीड स्टीयर्ड बाय द पावरफुल अकाली अफसर. और पहला भी करेक्ट है, आपको पता ही हो गया, इसलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. बोलना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर करेक्ट. नॉन कॉपरेशन के बारे में करेक्ट बताना है. 4 स्टेटमेंट है. पहला है, इट वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम कर्नाटका. कर्नाटका से नहीं थे पीजेंट्स. कहाँ से थे नॉन कॉपरेशन में, बॉम्बे और पंजाब से, लेकिन कर्नाटका से नहीं थे. बस इस पे फोकस करो कि कर्नाटका से नहीं थे, ठीक है. ओके, पहला गलत हो गया तो ऑप्शन बचे सी और डी. दूसरा, इट वाज मार्क्ड बाय नॉन ब्राह्मीण लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास और महाराष्ट्र. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रही. इट वाज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेसेस लाइक असम, बंगाल, मद्रास. पता नहीं, रुक जाओ, अगला पे देखते हैं. इट वाज बैडली सेकंड बाय द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, आफ्टर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द मूवमेंट ऑन द मच स्मॉलर स्केल. तो देखो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट इतना बढ़िया चल आ रहा था, लेकिन यहाँ लास्ट में मच स्मॉलर स्केल को बोल के इसने गलत कर दिया, है ना. तो यही यूपीएससी करता है, ये छोटी छोटी चीजों को जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है. ओके, तो एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर ये है कि उन्होंने क्या किया कि जब चौरी चौरा कांड हुआ ना, तो उसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ ही कर लिया क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड किया कि कंटिन्यू करेंगे स्मॉलर स्केल पे, नहीं. तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया. अब देखो, हमें ये पता चल गया चौथा गलत है, तो ये हो नहीं सकता. बाकी दूसरा सही है, और तीसरा हमें एकदम क्लियरिटी नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा. अब तीसरे को फिर से पढ़ते हैं. इट वाज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेसेस आसाम, बंगाल, मद्रास. इतनी सारी जगह पे क्या, लेबर अनरेस्ट. तो इतना सारा कुछ डेटा दे दिया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये होगा गलत. देख लेंगे, डोंट वरी. तो मेरे हिसाब से अगर मैं मार्क करता तो ऑप्शन डी मार्क करता कि ओनली 2. ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है. देखो, पहला इनकरेक्ट है, मैंने बता दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया कब से कब तक, 1920 से 22 तक. नॉन वायलेंस मूवमेंट था. स्टूडेंट, अर्बन मिडिल क्लास और सम सेक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास और पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम कर्नाटका वाज नॉट पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लार्जली गेन मोमेंटम इन द रीजन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज मोर विजिबल एंड ऑपरेसिव, जैसे कि पंजाब और बंगाल. ठीक, ओके. दूसरा करेक्ट है, मैंने बता ही दिया कि मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण रूरल क्लास इन मद्रास एंड महाराष्ट्र. मद्रास में लीडर जैसे कि ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने मोबिलाइज किया नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज
emphasizing the need to fight against caste-based discrimination and social inequality. सिमिलरली इसी तरीके से महाराष्ट्र में लीडर जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब हु हेल्ड फ्रॉम द दलित कम्युनिटी formerly known as untouchable community actively advocated for rights and welfare of lower caste individual. तीसरा गलत है. अब तीसरे को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें डाउट था, राइट? तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट did witness labor unrest in places like Assam, Bengal or Madras. While the movement primarily focused on boycotting British goods and institutions, labor issues were also part of large socio-economic grievances that motivated people to join the movement. अब इसका तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोला था एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गलत क्यों हुआ. इट वॉज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेसेस लाइक आसाम, बंगाल एंड मद्रास. तो लैक ऑफ, ये देखो ये पर्टिकुलर वर्ड आपने नहीं सुना, लैक मतलब नहीं देखा था, लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट, लेकिन जबकि हुआ था कहाँ पे, आसाम, बंगाल और मद्रास में लेबर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए. तो यहाँ पे लैक बोल दिया, इस वजह से गलत हुआ. होपफुली आपको अभी एकदम अच्छे से क्लियर है. तो इसको स्टार मार्क करो. क्यों? क्योंकि इसमें क्लैरिटी की कमी थी, अप्रोच हमारा गड़बड़ हुआ. ठीक है, तो इसलिए अपन स्टार मार्क करेंगे. बाकी आपको पता ही है. चौथा गलत है. क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से विड्रॉ ही कर लिया. क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट था वायलेंट हो गया और लॉस इट्स नॉन वायलेंस कैरेक्टर. ठीक है क्या? ओके. और कुछ फैक्ट अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी जी ने लेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और अनाउंस किया इसका मैनिफेस्टो 1920 में. सी आर दास प्रेजेंटेड द मेन रिजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन. कहाँ? नागपुर में. कब? 1920 में. एंड हिज subordinates played key role in Hindu-Muslim unity. Jawaharlal Nehru encouraged the formation of Kisan Sabha and disagreed with the Gandhi's decision to withdraw the movement. सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए तो resigned from the civil services and became the principal of the National College. कहाँ? कलकत्ता में during the movement. ठीक. और अली ब्रदर शौकत अली और मोहम्मद अली emphasizes the religious unlawfulness of Muslim serving in the British Army during the All India Khilafat Conference. आपको मालूम है. Next, which of the following statement about the formation of the Indian National Congress are true? है ना? 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है. पहला, the Indian National Congress was formed at a national convention held in Calcutta in December 1885 under the presidency of Motilal Nehru. दोनों गलत है. एक तो कलकत्ता में नहीं हुआ था, बॉम्बे में हुआ था उस टाइम के, अभी के मुंबई में. और मोतीलाल नेहरू नहीं, WC बनर्जी साहब थे फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या फिर प्रेसिडेंट पहले सिलेक्ट हुए थे WC बनर्जी. तो इसलिए पहला तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत. तो ए और डी गया, बच्चा कौन सा? बी और सी. दोनों में 2 और 2 है. तीसरा और चौथा देख लो कौन सा सही. तीसरा देखो, एन अर्ली डिसीजन वाज दैट द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम द सेम रीजन वेयर द सेशन वाज टू बी हेल्ड. बिल्कुल ऐसा तो कुछ कहीं पे देखने को मिलता ही नहीं है ना. चौथा है कि WC बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बिल्कुल ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये बोला कि अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पे बोला फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे WC बनर्जी थे. तो अगर कोई भी इंडिविजुअल कॉमन सेंस भी लगाएगा तो पहले और चौथे को एक साथ नहीं रख सकेगा. तो पहला तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था. कुछ भी नहीं मालूम था आपको फिर भी, है ना. वैसे आपका करेक्ट आंसर आ गया है क्या, कि दूसरा और चौथा करेक्ट होगा. तो दूसरा और चौथा आंसर हो गया ऑप्शन सी. अब दूसरा क्या है पढ़ लेते हैं, सच दैट हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे. सेफ्टी वॉल थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज फ्रॉम अ बायोग्राफी ऑफ A.O. ह्यूम रिटन बाय विलियम वेडरबर्न. बिल्कुल सही है. तो ये दूसरा जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी मैंने अभी समझाया आपको, तो सही है. दूसरा और चौथा सही है. आंसर हो जाएगा सी. एकदम क्लियर है क्या सारा कुछ आपको? इसलिए आगे बढ़ जाए. ठीक है, ओके. तो ये देखो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट बिलोंग टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड. ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे, है ना. नहीं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, मतलब कि जहां पे सेशन हेल्ड होगा उसके वहां से जो नहीं है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा. ठीक है, ओके. चौथा करेक्ट है, बता ही दिया मैंने. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. पता है सबको, बॉम्बे में हुआ था 1885 में, टू बी प्रिसाइज 28 दिसंबर को, है ना. कब तक चला था? 31 दिसंबर तक, 3 दिन. सुरेंद्रनाथ बनर्जी could not attend the session due to the simultaneous session of the Indian National Conference, जो कि एकदम सही है. पहला दूसरा बिल्कुल सही है. तो बहुत आसान हो जाएगा 1 और 2. पता ही है, जेनरिक चीज है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना. पहला, BG तिलक फाउंडेड द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 इन महाराष्ट्र. एकदम ठीक है. एक बाल गंगाधर तिलक जी संभाल लेते और दूसरा एनी बेसेंट. और NC केलकर वाज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग मूवमेंट. अब ये मालूम है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वाज नॉट एसोसिएटेड. समझ जाओगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सारे लोग एसोसिएटेड थे.
या फिर एनसी केलकर के बारे में एकदम डिटेल पता होना चाहिए। तो देखो पहला सही है, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड बोल रहा, तो मैं तो इसको गलत मार्क करता और आंसर डालता कौन सा, ए। बाकी देख लेते हैं इसका क्यों, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखा, दूसरा गलत है क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक रेंडम कोई नाम बोल दिया कि नॉट एसोसिएटेड, है ना। was a journalist and a political activist who was closely associated with Bal Gangadhar Tilak and his home rule league movement। एकदम क्लियर है कि आपको अभी? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब दो लाइन है आपके लिए, जैसा कि आपको मालूम है। लास्ट में दो लाइन रखते हैं आपके लिए, सच दैट आप अपनी प्रिपरेशन को जीवंत रख पाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओ, और इस होप में, इस आशा में, इस मोटिवेशन के साथ कि इन सारे कोट्स को एक ना एक दिन आप मेंस एग्जाम में यूज करोगे। तो आज के लिए कोट है कि कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। कहते हैं ना कि जब आपका ध्यान, आपका पूरा फोकस अपने ख्वाबों की तरफ होता है, अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ होता है, तो जो नेगेटिविटी जैसी शैडोज है ना, वो आपके पीछे ही रहती है। समझ रहे हो क्या? मतलब कि वो कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपने ड्रीम, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, सारी मजबूरी, दिक्कत, परेशानियां पीछे छूटती जाती है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एक कोट, साथ में जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए, एक्सप्लेन किए, वो सारे के सारे एकदम क्लियर होंगे। चलो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।